हेलो दोस्तों, सेलेक्टिव पेडागोगी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दृष्टि द विज़न की तरफ से जो 6 बुकों की सीरीज़ निकाली गई थी, प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़, उसका जो सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, उसका एक सेक्शन होता है मॉडर्न हिस्ट्री। इस वीडियो सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री चला रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है, एडवेंट ऑफ यूरोप, और यू कैन से भारत में यूरोपियों का आगमन, यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट मानी जाती है, हम इस वीडियो सीरीज़ में लेके आए हैं। इस वीडियो सीरीज़ में जितने भी यूपीएससी द्वारा जो डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या आईएएस, और जितने भी स्टेट पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हैं, इन सबको हम इस वीडियो सीरीज़ में अच्छे से लेकर आए हैं आपके सामने। तो दोस्तों, एडवेंट ऑफ यूरोप का पार्ट 1 हम जो 1 से लेकर 24 क्वेश्चन तक थे, वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले उस पार्ट को देखिए, उसके बाद से आप आने वाले क्वेश्चन जो इस वीडियो सीरीज़ में जो इंस्टॉल कराए गए हैं उनको देखिए। तो चलो दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 24 क्वेश्चन तक हम पहले करा चुके थे। इस वाली वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चनों को कराएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मद्रासपट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की। ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, अंग्रेजों ने मद्रासपट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों से खरीदा था। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ये इसके नीचे मार्क लगा लेता हूँ, कौन से सही है, ताकि हमें याद रहे हमको क्या सही करना है। दोस्तों, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे सही और गलत होता है, वहाँ पे आप एक मार्क लगा लिया कीजिए, ताकि आपको पता हो आप सही कर जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन में पूछा है सही पूछा है या गलत पूछा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अरे ऊपर हो जाए यार मेरे भाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1 2 3 तीनों सही है। तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मद्रासपट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की। बिल्कुल सही बात। अंग्रेजों ने मद्रासपट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों से खरीदा था। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये भी। स्टेटमेंट 3 कह रहा है, डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी थी। दोस्तों, ये थोड़ा सही नहीं है। ठीक है। डच प्रतिद्वंदियों के कारण नहीं, अंग्रेजों ने जो किलेबंदी की थी वो उनकी प्रतिद्वंदिता फ्रेंचों से ज़्यादा थी। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए बी। ठीक है। आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो देखते हैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। हाँ, बी इसका आंसर है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वीडियो पॉज करना है और इन क्वेश्चनों को पहले खुद से सॉल्व करना है। नहीं तो आपको कोई भी फ़ायदा तो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले एक चैप्टर को पढ़िए। मैं इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में और लेके आऊँगा बोर्ड पर। पहले तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को कीजिए, फिर उसके बाद से क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद फिर दोबारा से इस चैप्टर को पढ़िए। मतलब ऐसा 1-2 बार आपको ऐसा 1-2 बार करेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन कभी भी बना नहीं रहेगा। आप फिर आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में जो भी आपने पढ़ा हो सब कुछ याद आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अंग्रेजों ने 1639 में पूर्वी तट पर स्थित मद्रासपट्टनम में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की थी। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेन्नापट्टनम कहते थे। ठीक है, याद रखना इस वाली लाइन को याद रखना। स्थानीय लोग इसको क्या कहते थे? चेन्नापट्टनम कहते थे। अंग्रेजों ने इसी वजह से ऑप्शन स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है। अंग्रेजों ने चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों, कला हस्ती के नायकों से खरीदा था। ठीक है। अतः कथन 2 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। देखो, जो मैंने कहा था वही इसमें स्टेटमेंट में दे रहा है, फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिद्वंद्विता के कारण, ना कि डचों की प्रतिद्वंद्विता के कारण, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत हुआ था। ठीक है। तो चलो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी का तो आपने वीडियो पॉज करके देख ही लिया होगा या फिर पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 ब्रिटिश बम्बई शहर के संदर्भ में पूछा। ठीक है। यह 7 टापुओं से मिलकर बना था। स्टेटमेंट 2 कह रहा है यह औपनिवेशिक भारतीय वाणिज्यिक राजधानी था। स्टेटमेंट 3 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें? सही। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही वाला देखना है हमें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केवल 3 सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1 2 3 सही है। ठीक है। तो देखते हैं। यह 7 टापुओं से मिलकर बना था। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है हाँ बिल्कुल, यह 7 टापुओं से मिलकर बना था। यह औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी था। ये भी बिल्कुल सही है। बम्बई को औपनिवेशिक जो कॉलोनियल पीरियड की जो वाणिज्यिक राजधानी, कमर्शियल कैपिटल इसको कहा जाता था। ठीक है। तीसरा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। ये भी एकदम सही है, गलत नहीं है, ये एकदम सही है। ठीक है। तो इसमें से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। और बाकी का आप वीडियो में देर ना हो और वीडियो लंबी ना बने, इस वजह से मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। आप स्टेटमेंट पढ़ते जाइए।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि पिछली वाली वीडियो इसी वैसे काफ़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि इसमें मैंने सारे के सारे आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी बताए थे। ये तो आप खत पढ़ सकते हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? तो किस शहर को भारत का सरताज कहा था अंग्रेजों ने? बम्बई को कहा था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है 1869 में स्वेयर नेश खोला गया। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए याद करने के लिए है, या फिर आप कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें आप लिखते जाइए। स्वेयर खोला गया था जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के साथ संबंध मजबूत हुए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भारत का सरताज इसको कहा गया था। बाकी का पूरा आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। स्टेटमेंट वन बोल रहा है पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया था वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। क्या उस समय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जब समय गोवा पर अधिकार किया था? उस समय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था उस समय वायसराय पुर्तगालियों का। स्टेटमेंट टू कह रहा है 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। याद रखना, पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में हरमुज से लेकर मलक्का तक एशिया के समुद्रों पर अधिकार कर लिया था। और स्टेटमेंट थ्री कह रहा है स्टेटमेंट थ्री बोल रहा है दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगल के साथ संघर्ष करना पड़ा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही है वाला हमें देखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन बोल रहा है, सॉरी ऑप्शन वन बोल रहा है 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3। आपको थोड़ा दिख ही रहा होगा, वैसे इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ऊपर हो गया। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल 2 और 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि स्टेटमेंट बी कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा। देखो, ये वाला तो जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। और सही क्यों नहीं है? क्योंकि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगल के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि मुगलों का जो इफेक्ट था वो दक्षिण में साउथ वाले एरिया में वो बहुत ही कम था। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। तो जी हाँ, जहाँ पे 3 होगा वो गलत हो जाएंगे। इसमें 3 है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें भी 3 है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप मतलब एलिमिनेशन टेक्निक से अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखिए जो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्टेटमेंट की। और उस समय जो वायसराय था वो अल्बुकर्क था। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, और पुर्तगालियों ने पूरी फारस की खाड़ी से लेके और पूरे जितना भी पानी वाला एरिया था जो इंडियन ओशियन सब उस पूरे इंडियन ओशियन पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया था एक समय पे। ठीक है, तो इसको याद रखना, मलक्का से इंडोनेशिया तक, मतलब सभी जगह पे इन्होंने पढ़ लेना आप अच्छे से। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था चूँकि दक्षिण भारत इस समय मुगल साम्राज्य से बाहर था। ठीक है, इस बात को याद रखना। इस समय जो था जब पुर्तगाली आए थे उस समय पूरा दक्षिण भारत था वो मुगलों के इफेक्ट से काफ़ी दूर था। तो इस बात को आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इन तीनों ने स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया था। मतलब इनका एक अधिकार था तो इन पर संघर्ष छेड़ दिया था। ठीक है, इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया। इस सदी में फ्रांस का तो नहीं था। ठीक है, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है? भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। ठीक है, ये भी एकदम सही है। और डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसालों की द्वीप थी। एकदम ये भी सही बात है। और डचों का सफाई होने के बहुत सारे कारणों में से एक ये भी था। ठीक है, कि इनकी जो दिलचस्पी थी वो सिर्फ यहीं पे नहीं थी, यहाँ पे भी थी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना था? असत्य चुना था, तो एक ही असत्य है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। इसको आप पॉज करके देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1615 से लेकर 1618 तक जहांगीर के 1615 से लेकर 1618 तक जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रॉ रहा था। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। फैक्ट्री खोलने का अधिकार इसको बाकी मिल गया था। तो इसका आंसर सी बी है, जो आपको सभी को पता भी होगा। जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये आंसर पता भी होगा। तो देखते हैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स, ये तो आप देख लेना वो क्या क्या हुआ था, वो कैसे कैसे वो कंपनी बनी थी, इसके बारे में कह रहा है। देखिए, कंपनी ने कैप्टन हॉकिंग के जागीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था।
ठीक है, ये भी सबको पता है। और ये मैंने आपको बताया था 15 से 18 तक टॉमस रॉबी रहा था, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप आसानी से पढ़ लेना, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने मुंबई स्टेटमेंट वन कह रहा है अंग्रेजों ने मुंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की थी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है, कह रहा है ना सही है, इस पर निशान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, तू ऊपर हो जा भाई, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक और 2 सही, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ना ही 1 ना ही 2 सही है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अंग्रेजों ने मुंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था, नहीं फ्रांसीसियों से नहीं प्राप्त किया था इन्होंने, ये मुंबई पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। तो जो ब्रिटेन के जो सम्राट थे, ठीक है, उन्होंने जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, उससे शादी कर ली थी। ठीक है, उससे दहेज में मिला था, कह सकते हैं, बहुत कम लीज पे मिल गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित नहीं की थी इन्होंने, पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में की थी। दूसरा भी सही है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा मेरे हिसाब से, ना ही ऑप्शन 1 ना ही ऑप्शन 2। चलो देखते हैं, बाकी ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टेटमेंट ये रहा, बाकी का आप देख लेना। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे क्या दिख रहा है, देखिए, ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट ने राजकुमारी से शादी कर ली थी। कहाँ के सम्राट का नाम याद रखना आप, चार्ल्स द्वितीय, और यहाँ की राजकुमारी का नाम याद रखना कैथरीन था। ठीक है, बस इतना याद रख लेना, कैथरीन से याद रख लेना, और 1668 में मिल गई थी। और देखो, अंग्रेजों ने दक्षिण में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में खोली थी, जो कि पहली स्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में थी। ठीक है, और टोटल फैक्ट्रियों के मामले में बात करें तो ये दूसरी फैक्ट्री थी, लेकिन पहली अस्थायी फैक्ट्री वो लोग सूरत में ही स्थापित कर चुके थे, ये बात आप सबको पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 1686 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्री से खदेड़ने का प्रमुख कारण था। तो देखते हैं क्या कारण था। अंग्रेज़ों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष हुआ था। ठीक है, स्टेटमेंट बी कह रहा है अंग्रेज अधिकारियों का मुगल राज दरबारों के षड्यंत्र में शामिल होना। ठीक है, क्या ये भी था। ठीक है, ऑप्शन और भी ऑप्शन होंगे, 2 तो नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। हाँ, इन्होंने तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है, और भी देखते हैं क्या है। अंग्रेजों को मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, ये तो नहीं है, तो इसका क्या कह रहा है, प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, इस बात को याद रखना, उनकी फैक्ट्री से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था, फैक्ट्री से खदेड़ने का अंग्रेजों को प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, ये याद रखना, कारण ये था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो मैंने बता दिया था, बाकी का आप अच्छे से पढ़ लेना। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस वाली ये जो ईयर है इसको याद रखना आप, ये वाली जो ईयर है ना, 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया था और मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। बाकी का आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वीं 17वीं सदी में, क्वेश्चन नंबर 33, 16वीं 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा कथन सही है, याद रखना इसको आप, कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही है वाला देखना है आपको। तो चलो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है अंग्रेजों ने 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1651 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखना, मद्रास में मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला बनाया था। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है ना ही 1 और ना ही 2 सही है। ठीक है, तो देखिए करते हैं सॉल्व। अंग्रेजों ने 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नहीं, उड़ीसा में तो पहले ही आ गए थे ये, 1651 में क्यों। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन्होंने मद्रास की इर्द गिर्द सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया था। बिल्कुल सही बात है ये। बंगाल में इन्होंने जो फोर्ट बनाया था, मतलब व्यापारिक कोठी बनाई थी, उसका नाम क्या था वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो से लोग बोर होते हैं और देखते नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं इसे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया था, ये तो एकदम सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी, स्वतंत्र तो नहीं थी। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने फ्रांस के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी, एकदम सही बात है ये। ठीक है, बांडीबास युद्ध के बाद हुई पैरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे, तथा ना तो वे अपने कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे और ना वहाँ सैनिक रख सकते थे। ठीक है,
तो देखो ये भी एकदम सही बात है। जो तीसरा वॉर हुआ था एंग्लो फ्रेंच, ठीक है, जो एंग्लो फ्रेंच जो 3 वॉर हुए थे उसमें से ये तीसरा वाला जो युद्ध है उसी का नाम है वॉन्डिवॉश युद्ध। वॉन्डिवॉश युद्ध एंग्लो फ्रेंच वॉर का तीसरा युद्ध है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, फ्रांसीसी हार गए थे, ठीक है। और फ्रांसीसी हार गए थे तो ये अब भारत में किलेबंदी नहीं कर सकते जो आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं। तो इसका आंसर भी होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, बाकी का आप पढ़ लेना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार पर निर्भर थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, छोटे एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युग से माना जाता है? ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ, ठीक है, किस युद्ध से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बक्सर के युद्ध से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्लासी के युद्ध से, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अमूर के युद्ध से। तो देखो पानीपत का जो युद्ध है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अमूर के युद्ध से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अमूर के युद्ध से फ्रांसों से लेना देना है। तो ये तो ऐसे ही हट गए। अब आपके 50-50% चांस बनते हैं सही और गलत होने के। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बक्सर के युद्ध से आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्लासी के युद्ध से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लासी के युद्ध से आरंभ हुई सत्ता, ठीक है। और जो एकदम मतलब कि निर्णायक लड़ाई थी वो बक्सर का युद्ध था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, बाकी का आप पढ़ लेना। 1757 में प्लासी का युद्ध से माना जाता है निर्णायक आरंभ, कह रहा है ना, आरंभ सत्ता का आरंभ, राजनीतिक सत्ता का आरंभ अब से माना जाता है, आप देख लेना। चलो देख, फ्रांसीसियों की बात कर रहा है तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व करें। ब्राज़ील की खोज के बाद उसके प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो गई थी। व्यापार में भारी घाटा, वाणिज्य युद्ध का निर्णायक पराजय, डुप्ले की विस्तारवादी योजनाओं द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप। अगला आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्राज़ील में कौन सी वाली लैंग्वेज बोली जाती है? पोर्चुगीज़ बोली जाती है मेजर पूरे ब्राज़ील में, ठीक है। तो पुर्तगालों का इसमें मतलब कि इंटरेस्ट बढ़ गया था, तो इस वजह से उन्होंने भारत से मतलब कि जब एक जगह पर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो दूसरी जगह से कम होगा, ये सीधी सी बात है। तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। व्यापार में भारी घाटा, ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है। डुप्ले की विस्तारवादी योजनाओं का सक्रिय हस्तक्षेप, ये इससे सबसे बढ़िया कारण ये हो सकता है वांडीवास के युद्ध में निर्णायक पराजय। हाँ, इनका जो निर्णायक युद्ध था ना एंग्लो फ्रेंच वॉर का, वो वांडीवास का जो युद्ध था, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है वांडीवास के युद्ध में जो ट्रीटी हुई थी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, उस ट्रीटी का नाम क्या था और कहाँ हुई थी, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको आप पढ़ लेना। बाकी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है ये देखना है हमें। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 कह रहा है भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन पुर्तगालियों द्वारा हुआ था। स्टेटमेंट 3 कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था। स्टेटमेंट सी कह रहा है डचों ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया। स्टेटमेंट डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये तो शायद पीसीएस में पूछा ही जाना चाहिए और मे बी IAS ऑल्सो। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी का गठन पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। संयुक्त पूंजी का गठन सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था डचों के द्वारा। आप अगर अच्छे से मतलब गहराई से पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको पता चलेगा। स्टेटमेंट बी कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था। भारत में वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था, तो अल्मीडा तो नहीं था, इसका आंसर अल्बुकर्क था, तो ये भी गलत हो गया। डचों ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया। तो देखो दोस्तों, डचों ने तो ये नहीं जीता था। ये बात सच है कि 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया था, लेकिन डचों ने नहीं जीता था, ये पुर्तगालियों ने जीता था। तो ये वाला तो भी गलत हो गया। तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पुर्तगाली होता तो ये सही हो जाता। ये बस, और ये जो सन है इसको आप याद रखना, 1510 आदिल शाह, ठीक है। और देखो दोस्तों, आदिल शाह जो बीजापुर है, बीजापुर को अकबर ने भी जीता था, और वो किस ईयर में जीता था ये आपको कमेंट बॉक्स में लेना है। जब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, कब जीता था अकबर ने आदिल शाह से। ये जो बीजापुर वाला पूरा हिस्सा अकबर के पास भी चला गया था, और बीजापुर गोलकोंडा जो अकबर ने अपना दक्षिण भारत का अभियान जो स्टार्ट किया था, उसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ये वाला भी इसका होना चाहिए। जो बीजापुर है वो कब जीता था अकबर ने, बस ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलो करते हैं इसका। वैसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं ये है या नहीं, और बाकी का फिर हम इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, हाँ सही है। भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी का गठन डचों ने किया था, जैसा कि मैंने बताया था। बाकी का आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको नहीं पढ़ के बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार।
कंपनी के मुख्यालय, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कंपनी के मुख्यालय का सूरत से मुंबई स्थानांतरण किया गया था। ठीक है, पहले ये हुआ था। या फिर दूसरा कह रहा कंपनी द्वारा बालासोर में कारखाने की स्थापना। मुगल सम्राट द्वारा कंपनी पर जजिया कर लगाना। मुगल सम्राट द्वारा कंपनी पर जजिया कर लगाना, इसको अच्छा क्वेश्चन तो है ये। देखो पहले तो शायद ये हुआ था नंबर 1, कंपनी द्वारा बालासोर के कारखानों की स्थापना, पहला ये होना चाहिए। दूसरा किस किस में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन सा अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, कौन से अधिकार प्राप्त हुए थे। ये जो शाही फरमान है कहाँ से मिले थे, 1717 में फर्रुख शेर से मिले थे। ये आप सबको पता होगी। इसका आंसर चेक करना कि आप कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो चलो मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई। क्या ये वाला सही है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है भारतीय व्यापारी एवं कंपनियों के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी। ठीक है, किसके, भारतीय व्यापारी एवं कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए। ठीक है, याद रखना इस बात को। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 और 3 सही है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सभी सही है। एक बार फिर से करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को सॉल्व। कंपनी को बिना कर चुके बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट हो गई थी। एकदम सही बात है ये, इस फरमान के द्वारा। इसलिए इसको मतलब कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं अंग्रेज़ों की गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2 कहते हैं। एक तो गोलकुंडा के राजा से मिला था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए गोलकुंडा के राजा से जो शाही फरमान मिला था वो किस सन में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी। एकदम सही बात है, भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर्मचारियों के लिए निजी दर एक समान थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया था। नहीं, कर वसूलने का अधिकार ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, वो तो वहाँ के नवाब के पास ही था। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर जहाँ पे 3 होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, अरे तू ऊपर हो जा भाई, हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये गलत है, ऑप्शन नंबर ये में गलत है, सभी तो गलत नहीं है, लेकिन एक ही बचेगा ये। तो आपको इसका आंसर मिल चुका है। तो चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन आएगा उसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ये दोनों तो वैसे ही हटे, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरा होना चाहिए। फिर दूसरे के बाद क्या है, बालासोर में कारखानों की स्थापना। अब बालासोर में कारखानों की स्थापना कब हुई थी, उड़ीसा में आ गए थे वो लोग 1633 में। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया भी था। ठीक है, तो ये तो 1633 की घटना है, 1632-33 की घटना है ये। मुगल सम्राट द्वारा कंपनी पर जजिया कर लगाना। देखो दोस्तों, मुगल सम्राट द्वारा कंपनी पर जजिया कर लगाना, ये जो घटना है तुम्हारी, और कंपनी के मुख्यालय का सूरत से मुंबई स्थानांतरण, सूरत से मुंबई जो स्थानांतरण किया था वो कब करेंगे, वो जब करेंगे जब उनको वो मुंबई अपने हाथ में ले लेंगे। क्योंकि शुरुआत में तो मुंबई पुर्तगालियों के पास थी। जब जो ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनका टाँका भिड़ गया था, मतलब कह सकते हैं उनकी शादी हो गई थी किसके साथ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। तो ये तब की बात है, ये शायद 1687 में तो उनको मुंबई हाथ में आई थी, तो उसके बाद की बात है। तो आप इस हिसाब से लगा लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका डिटेल में क्या आंसर है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका सी। सही है, सी ये लगाया था हमने। बाकी का आप इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। 1990 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल व्यापार में कपड़ों के हिस्से में गिरावट आई एवं मसालों का हिस्सा बढ़ता गया। 1690 में ऐसा हुआ था क्या। ठीक है, देखते हैं। दूसरा कह रहा है फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों द्वारा सोडा का उपयोग बारूद बनाने में किया गया था। साथ ही इसके भारीपन की प्रकृति के कारण इसका उपयोग जहाज़ों के संतुलन में भी किया जा सकता था। तीसरा कह रहा है 17वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय बाजार में कच्चे रेशम की मांग बढ़ोतरी देखी गई। इसके स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। ये मुझसे अभी गलती होते होते बच गई, सही नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1, 2, 3 तीनों सही है। और हमें देखना है क्या है कि कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर देखते हैं 40वें का। इसका आंसर है
वर्ष 1690 तक ईस्ट इंडिया कंपनी कुल व्यापार में कपड़ों के हिस्से में गिरावट आई एवं मसालों का हिस्सा बढ़ता गया। ठीक है, तो ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मसालों का हिस्सा नहीं, रेट था उसका परसेंटेज बहुत बढ़ रहा था उस समय। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, तो ये तो गलत है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों द्वारा सोडा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आप दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उसको भी देखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, वो स्टेटमेंट 3 कह रहा है 17वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय बाजार में कच्चे रेशम की मांग में बढ़ती देखी गई थी। बिल्कुल देखी गई थी, सही बात है। ये सब आपको प्रैक्टिस तभी होगी जब आप बहुत गहराई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गहराई से तो बहुत पढ़ना स्टार्ट नहीं, मतलब कि आप अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन भी करना स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा कि ये हुआ था। एक एक लाइन को आप अच्छे से पढ़िए तो अच्छा रहेगा। ये वाला भी सही है, तो पहला वाला गलत है। पहला इसमें सही नहीं है, देखना था ना मैं कौन सा सही नहीं है, तो एक ही सही नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी का आप देख लेना वीडियो पॉज करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? ठीक है, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से मार्क लगाना, हमें ये पता चलता रहता है कि आँखों में ये चुभता है ना, निस्मार्क किया हुआ, तो कौन सा सही देखना है गलत देखना है, तो ये ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। 1605 या फिर 1605 में मछलीपट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित किया गया था। एकदम सही बात है, पहला मछलीपट्टनम में, दूसरा पुलिकट में, तीसरा सूरत में। तो स्टेटमेंट 2 कह रहा है 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज़ों के हाथों उनकी निर्णायक हार हुई। एकदम सही बात है। ये पहले मतलब कि डचों के साथ मिलकर फ्रांसीसियों को परेशान किया, फिर अंग्रेज़ इतने चालाक थे डचों को ही हरा दिया बेदरा की लड़ाई में। बड़े चालाक खोपड़ी के लोग होते हैं ये, इनकी दोस्ती बहुत बेकार होती है। और स्टेटमेंट 3 कह रहा है बिगड़ती आर्थिक स्थिति, अत्यधिक केंद्रीकरण, मसाला व्यापार को प्राथमिकता और अंग्रेजों की तुलना में कमजोर नेशनल रिजर्व के पतन का मुख्य कारण था। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा मसालों पर ध्यान, जो इंडोनेशिया वाले, जो सुमात्रा एवं जावा वाले जो एरिया था वहाँ पे मसाले अच्छी किस्म के होते हैं और अच्छे से होते हैं, तो इन्होंने वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया था। और अंग्रेजों की तुलना में इनकी जो नेवी थी वो बहुत कमज़ोर थी। ठीक है, इस बात का आप याद रखना। तो ये भी एकदम सही है। तो मेरे हिसाब से तो इसके तीनों सही होने चाहिए, बाकी का आंसर में देखते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 41 का। देखते हैं इसका क्या आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है, और बाकी का आप देख लेना। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको डिटेल में पढ़ना जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ना ही छोड़ दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई थी, ये रहा पीपली। और हाँ दोस्तों, बंगाल में ये डच का पहला कारखाना पीपली में लगा था 1627 में। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कि जितनी भी यूरोपियन कंपनियाँ इंडिया में आई थी, उन्होंने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था, किस सन में लगाया था, और बंगाल में किस सन में सबसे पहला कारखाना लगाया था। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1759 ये दे रहा है बेदरा की लड़ाई, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? भारत में यूरोपीय के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो और भी कथन होंगे। डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। डच खोजकर्ताओं ने। और क्या कह रहा है ये? दूसरा कह रहा है भारत के समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ठीक है, सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है ये। ठीक है, तो गलत कौन सा है इसमें से? डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। डचों ने तो कहीं नहीं किया था, ये सब पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था। तो ये वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछा था। आंसर हमको शायद मिल गया है। भारत में समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, ये एकदम सही बात है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताइए ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई। चलो आप मत बताइए, मैं बता देता हूँ। ब्लू वाटर पॉलिसी किस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम पे आई थी। ठीक है, इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। तो इसका आंसर देखो, गलत पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ये इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में आंसर क्या दे रहा है इसमें। हाँ, ऑप्शन नंबर ये सही है, पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने। ये सब आप पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के इतिहास के संबंध निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार निम्नलिखित युग्मों पर। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तीसरा कहता है मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्वदाता। ठीक है, तो अब करते हैं इसका आंसर। औरंग राजकोष का प्रभारी, देखो जो बेनियान लिखा है ना, ये बनिया ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बनिया क्या करते हैं आपको पता है, भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये बिल्कुल सही बात है ये। तो औरंग राजकोषीय प्रभावी ये तो नहीं है, ये गलत है। औरंग तो अलग चीज़ से कहते थे। तीसरा कह रहा है मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्वदाता था, नामी राजस्वदाता, ये भी एकदम सही है। तो पहला गलत है, इसमें पहला हटा लीजिए, बाकी सभी में से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहला वाला, तो पहला सही सुमेलित करने की पूछा है ना, पहला वाला गलत, पहला वाला इसमें से भी गलत।
देखिए दो सही हैं, तो ये वाला तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए, तो बी आंसर इसका होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बी है। हाँ, औरंग के बारे में देखिए, ये मुझे ये नहीं पता था औरंग क्या है, लेकिन ये पता था कि औरंग ये नहीं है, तो इसलिए मैं इससे कर पाया। तो इसको पढ़ लेना आप वीडियो पॉज करके। औरंग पर्शियन भाषा का मैं भी पढ़ लेता हूँ। औरंग पर्शियन भाषा का एक शब्द है। इसका संबंध 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी ऐसे गोदामों से था जहाँ माल बेचने के लिए इकट्ठा किया जाता था। इसका मतलब गोदामों से था। पर्शियन भाषा का शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पर्शियन भाषा का शब्द है ये, और इसका गोदाम वगैरह से है। ठीक है, बस मुझे यही जानना था, बाकी का आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए वाक्यों में से कौन से एक कथन को ए से दूसरे का कारण, मतलब 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिनिधियों को अपने मार्ग से हटा दिया। 17वीं शताब्दी के अंत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच को हटा दिया था। और दूसरा कह रहा है, रीज़न क्या कह रहा है, इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसके ऑप्शन भी दिए हुए होंगे, फिर तो ऑप्शन भी दिए हैं। ठीक है, ये रहे ऑप्शन। ये ऑप्शन आपने देख लिया, अब दिमाग में भर लेना। करते हैं ऑप्शन ए। इसका पहला कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिद्वंद्वियों को अपने मार्ग से हटा दिया था। तो ये बात तो एकदम सही है, बिल्कुल हटा दिया था, तभी तो इनका एकाधिकार स्थापित हुआ था। दूसरा कह रहा है इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के मालों की सस्ती दरों पर बेचते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत मक्कार थे, तो ये क्यों किसी को मतलब सस्ता माल बेचेंगे, ऐसे कमीने लोग। ये इनका तो एक ही मतलब था, बस प्रॉफिट करवाना, और प्रॉफिट करने के लिए किसी चीज़ को महंगा बेचेंगे, सस्ती दरों पर बेचते थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, इसका रीज़न भी नहीं है ये, और ये गलत भी है पूरा। मेरे हिसाब से इसका आंसर पहला देखते हैं, ए और दो दोनों सही हैं, और एक ही सही व्याख्या करता है, ये गलत है। ये वाला तो गलत है, व्याख्या बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। पहली बात तो वो दूसरा वाला बिल्कुल गलत ही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, दोनों सत्य तो है ही नहीं। ए सत्य, आर गलत है, ये एकदम सही है। डी वाला ए असत्य तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देख लेना, डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है इसका, आप देख लेना। आंसर क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, महारानी एलिजाबेथ कंपनी की शेयर धारक थी। हाँ बिल्कुल थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महारानी एलिजाबेथ कंपनी की शेयर धारक बिल्कुल थी, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है किसी स्टेटमेंट और इस तरह से ऑप्शन में दिए बिना। 1698 में इसने सुल्तानाती कालिकता गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली थी, बिल्कुल सही बात। 1698 में इन्होंने इन 3 जगहों की जमींदारी खरीद ली थी, और ये जमींदारी किससे खरीदी थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। और इन तीनों जगहों को खरीदने के बाद ही तीनों जगहों को या तीनों गाँवों को मर्ज करने के बाद ही हमारा क्या बना था, आज का कलकत्ता शहर बना था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 1770 में फर्रुख शेर के फरमान ने कंपनी को गुजरात और दक्कन में भी, मतलब गुजरात और दक्कन में भी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की थी। ये तो हमने पहले कहा था, ये भी एकदम सही है। तो इसका आंसर तो देखो वैसे ही पता पड़ गया हमें, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी का स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। जो दृष्टि IAS की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की जो बुक है, उसका एडवेंट ऑफ यूरोप पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसी वजह से हमने मतलब कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद भी पहला पार्ट 1 घंटे का हो गया। तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी। तो ये आपकी तैयारी को बहुत बूस्टअप करेगा। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को 1-2 बार और अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। इस पैंडेमिक में आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।